हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट बाइनरी ट्रीज के बारे में, यानी कि जिसको हम सीबीटी भी बोलते हैं। इसके अंदर हम ये भी चेक करेंगे कि किस तरह से सीबीटीज डिफरेंट होते हैं बाइनरी सर्च ट्री से एंड एवीएल ट्री से, और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है किसी भी ट्री को एक सीबीटी बनाने के लिए। आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे किस तरह से हम एक एरे रिप्रेजेंटेशन करते हैं सीबीटी का, और उससे भी बेहतरीन बात यह कि जैसे हम सीबीटी बनाना सीख जाएंगे फिर हमें पता चलेगा किस तरह से हम एक हीप बनाते हैं बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीबीटी। उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे कि मेन हीप क्या होता है और मैक्स हीप क्या होता है, और उसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे अपना मैक्स हीप, जिसके अंदर उससे रिलेटेड सारे के सारे मेथड हम उसके अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे, विच इंक्लूड्स इसके अंदर कैसे हम एक हीप को बनाते हैं और कैसे उसमें से एक एलिमेंट, उसका टॉप एलिमेंट निकालते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इससे पहले आप वीडियो के अंदर खो जाएं, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होता क्या है। देखो, सबसे बेसिक बात जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है वो ये है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है, एक बाइनरी ट्री होगा मतलब इसके एटमोस्ट 2 चाइल्ड होंगे, जो भी इसका पेरेंट होगा उसके 2 चाइल्ड होंगे। ठीक है, ये बात तो सबसे पहले इसमें मैंडेटरी हो जाती है, यानी कि एक बाइनरी ट्री तो ये होगा ही होगा। कंप्लीट का मतलब क्या है, लेट्स से एक ट्री है हमारे पास में जिसका ये रूट नोड है, ये उसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये उसका राइट चाइल्ड है। ठीक है, तो ये एक ट्री है, ये एक बाइनरी ट्री है एंड ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, क्योंकि इसके अंदर जो इसके एटमोस्ट पॉसिबल केसेस हैं, जो पॉसिबल इसके पास स्ट्रक्चर हो सकता है वो अवेलेबल है। अब उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होने के लिए वो टॉप से डाउन जब हम जा रहे हैं उस टाइम पर वो फिल होना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, और लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं उस तरीके से फिल होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अब अगर हमें एक और नोड यहां पर ऐड करनी है तो वो नोड यहां पर हम नहीं ऐड होगी। ठीक है ना, ये करना गलत होगा, ये नोड हमेशा लेफ्ट में ही होगी। ठीक है, उसके बाद अगर एक और नोड हमें डालनी है तो वो यहां पर नहीं होगी, कहीं और जगह पर नहीं होगी, बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ेगी वो नोड उसको एक्सेप्शनली इसके बाद ही होगी। ठीक है ना, यानी कि टॉप टू बॉटम हम जाते हैं और लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, तभी हमारा एक जो ट्री बनता है जिसके अंदर वो सारे के सारे उसके नोड्स को फिल करता चला जाता है, उसी को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। ये बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है। तो यानी कि जो हमारे पास में ये एक ट्री है, ये कंप्लीटली बाइनरी ट्री है, ये हर एक लेवल पर अपने मैक्सिमम पर पहुंचा हुआ है। इसके सारे के सारे जो नोड्स हैं आइदर उनके एटमोस्ट 2 चाइल्ड हैं या फिर कोई भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है, और वो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अगर इसके अंदर मैं एक और एलिमेंट अगर डालता तो वो एलिमेंट हमारे पास में यहां पर ही ऐड होता। लेट्स से हम यहां पर अगर x डालते तो यहां पर ही होता। अगर कोई भी एलिमेंट अगर हम यहां पर डाल रहे हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो रहा है, लेट्स से y अगर हमें उसमें ऐड करना है तो ये y जो है हमारा यहां पर नहीं ऐड हो सकता। ये बात एकदम क्लियर होगी। तो यहां पर हम इस चीज को देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहां पर मेंशन किया हुआ कि एक ये प्रॉपर्टी है इसकी, किसी भी ट्री को सीबीटी होने के लिए एक्सेप्ट लास्ट लेवल ऑल लेवल शुड बी फुल। ठीक है ना, सो एक्सेप्ट लास्ट लेवल है। मान लो हमारे पास में अगर यहां पर एक और नोड होता तो ये भी सीबीटी कहा जाता, बट अगर यहां पर नोड होता तो ये सीबीटी नहीं कहा जाता। ठीक है ना, क्योंकि इसने वो प्रॉपर्टी फुल नहीं करी है। तो एक्सेप्ट लास्ट लेवल सारी के सारे यहां तक देख रहे हैं, इस यहां तक सारे के सारे नोड्स फुल हैं। ठीक है, ये हमारी नोड नहीं है यहां पर, यहां तक सारे के सारे फुल हैं, तो इसको हम एक सीबीटी कहेंगे अगर इसमें एक नोड यहां पर भी ऐड हो जाती है। ये बात क्लियर होगी। तो एक ये प्रॉपर्टी हमें क्लियर होगी। ऑलवेज फिल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी हम एकदम क्लियर समझ चुके हैं कि हमारे पास में जो भी हमारा सीबीटी बनेगा वो लेफ्ट टू राइट बनेगा और टॉप टू बॉटम होगा। ये बात भी क्लियर हो गई है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमने देख ली इसके अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि मैक्सिमम नोड एट हाइट h क्या होगी। ठीक है ना, हमें ये निकालना है किसी भी हाइट h पर मैक्सिमम नोड क्या होगी। एक चीज तो हमारी क्लियर है कि अगर हम h हाइट तक यहां पर जाएंगे तो h-1 तक तो एटलीस्ट सब के सब फुल होंगे ही होंगे। तो यानी कि हर एक लेवल पर अगर यहां पर एक फर्स्ट लेवल है तो यहां पर हमारे पास 2⁻0 नोड्स होंगे, यानी कि 1 नोड हो गई। यहां पर 2⁻1 नोड होगी, यानी कि 2 नोड्स हो गई। यहां पर 2⁻2 नोड्स होंगी। ठीक है, यानी कि 4 नोड्स हो गई। इसी तरह से हम नीचे जाएंगे तो 2⁻h-1 पर कितनी नोड्स होंगी, 2⁻h-1 इतनी नोड्स होंगी। ठीक है ना, तो ये हम कई बार देख चुके हैं कि एट हाइट h के ऊपर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होती हैं 2⁻h होती हैं, कि इस हाइट के ऊपर
अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो टोटल इतने नंबर ऑफ नोड्स इसके अंदर होनी ही होनी है। ये बात क्लियर हो गई है। तो यानी कि हमारे पास में एक रिलेशन प्रॉपरली दिख रहा है यहाँ पर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स किसी भी सीबीटी के अंदर 2 रेज़ टू पावर h ही होंगी। ठीक है, h या n जो हम कहना चाहें, आपकी मर्जी है। यहाँ पर h है तो h लेके चलेंगे हम। तो हमें ये 3 रिलेशंस बेसिकली समझ में आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं हर एक डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन लेकर आता है। तो जो कंप्लीट बाइनरी ट्रीज होते हैं ये बेसिकली सर्चिंग के लिए नहीं होते हैं, ये बेसिकली सॉर्टिंग के अंदर हम यूज करते हैं। ये इनका जो मेन फीचर है ये डेटा शॉर्ट करके देता है आपको, एज कंपेयर टू जब हम एवीएल्स एंड बीएसटी ट्रीज को देखते हैं जो कि सर्च के ऊपर काम करते हैं। इसका पीछे जो बेसिक रीजन है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये शॉर्टिंग के लिए काम आता है, क्यों ये सर्चिंग के लिए काम नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है कि मोस्टली जो है ये हमारे शॉर्टिंग के लिए काम आता है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज देख लेते हैं। एक और प्रॉपर्टी इसकी है जो हमें ध्यान रखनी होती है कि जो सीबीटी है ना भाई, ये अपने स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ये आप देख ही पा रहे हैं कि हमारे पास में सीबीटी को फिल करने के लिए हम टॉप टू बॉटम जाते हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं। कोई भी अगर हमारे पास में बीच में छूट गई नोड जो हम फिल नहीं कर रहे हैं तो हम इसको सीबीटी नहीं कहेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई थी। ठीक है ना, तो यानी कि स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। जब हम कंपेयर करते हैं बीएसटीज को और एवीएल को तो वो वैल्यूज के ऊपर भी और स्ट्रक्चर के ऊपर दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इससे भी आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो कि अगर वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है सीबीटी तो यानी कि ये सर्चिंग के लिए तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो हम देखने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर। बाकी हाँ, स्ट्रक्चर इसका फिक्स है तो स्ट्रक्चर को यूज करके हम इसके अंदर शॉर्टिंग वाली एल्गोरिथम्स को ज्यादा अच्छे वे के अंदर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये ज्यादातर यूज होता है हमारे पास में शॉर्टिंग करने के लिए। और जब हम किसी भी सीबीटी को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, अगर हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा ध्यान रख लें तो उसको अगर हम प्रॉपर वे में हैंडल कर लें तो हम सीबीटी से एक हीप बना सकते हैं। ठीक है ना, ये भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये भी हम आप थोड़ी देर के अंदर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक सीबीटी की प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करते हुए अपने हीप को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेस्ड ऑन दिस हम एक कंप्लीटली बाइनरी ट्री को डिफाइन कर रहे होते हैं। थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेते हैं और थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशनल वे के अंदर इसको चेक करते हैं कि क्या होते हैं सीबीटीज। तो लेकिन क्विक ग्लांस के अंदर फटाफट देख लेते हैं कि सीबीटीज क्या है। सीबीटीज के अंदर एक्सेप्ट लास्ट ऑल लेवल शुड बी फुल। ठीक है भाई साहब, यानी कि अगर ये हमारे पास में एक ट्री है, एक्सेप्ट लास्ट लेवल सारे का सारे लेवल फुल होने चाहिए। तो यानी कि फर्स्ट लेवल इसका पूरा फुल है, एकदम करेक्ट बात हो गई। सेकंड लेवल इसका पूरा फुल है, ये भी करेक्ट बात हो गई। थर्ड लेवल इसका पूरा फिल नहीं है क्योंकि यहां पर एक और नोड होनी चाहिए थी जो यहां पर नहीं है, इस वजह से ये एक सीबीटी नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। इस चीज को ये डिड्यूस करा गया है कि एक्सेप्ट लास्ट ऑल लेवल शुड बी फुल, तभी हम उसको सीबीटी कहेंगे। तो इस पिक्चर के अंदर, इस जो ट्री के अंदर हमने क्लियर डिड्यूस करके बताया कि सीबीटी क्या होता है। अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो ये एक सीबीटी है, बट ये क्यों है सीबीटी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके भी इस लेवल के ऊपर सारा का सारा ये कंप्लीटली फिल नहीं है, बट स्टिल ये सीबीटी है, क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारा हमेशा जो सीबीटी है वो हमेशा लेफ्ट से राइट में फिल होना चाहिए। यहां पर क्या था, ये लेफ्ट से राइट में पूरी तरह फिल नहीं हुआ था, लेफ्ट से फिल होना स्टार्ट हुआ था और अचानक से लास्ट नोड के अंदर राइट फिल हुआ, इसका लेफ्ट एम्प्टी रह गया था। इस वजह से ये वाला जो ट्री था हमारे पास में सीबीटी नहीं था। यहां पर अगर हम देखते हैं टॉप टू बॉटम तो फिल प्रॉपर हो ही रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट देख रहे हैं तो लेफ्ट से राइट के अंदर भी ये प्रॉपर वे के अंदर फिल हो रहा है, यानी कि अब नेक्स्ट आइटम अगर हमें यहां पर कुछ ऐड करना होगा तो वो नेक्स्ट आइटम हमारा यहां पर ऐड हो जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो ट्री है हमारा एक कंप्लीटली बाइनरी ट्री है जिसने दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया है कि एक्सेप्ट लास्ट ऑल लेवल शुड बी फुल, इसके सारे के सारे लेवल फुल हैं। और दूसरी बात क्या है, ऑलवेज फिल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट ही फिल कर रहा है जब भी ये फिल करता जा रहा है हर एक लेवल को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो है मोस्टली यूज फॉर शॉर्टिंग। मोस्टली, ठीक है ना, हमने वर्ड यहां पे मोस्टली यूज किया, यानी कि ज्यादातर हम इसके अंदर शॉर्टिंग के अंदर यूज करते हैं। अगर हम इसको प्रॉपर वे के अंदर, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर इसके अंदर डेटा डालना स्टार्ट करें एक प्रॉपर रिलेशन के साथ में, तो ही हम इसके अंदर शॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी तो हम इसके अंदर देख रहे हैं यहां पर किसी भी मैनर के अंदर हमारे पास में डेटा पड़ा हुआ है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, हम उसके को इतना टेक करके नहीं कर रहे। अभी तो इसके अंदर बेसिक जो प्रॉपर्टी सीबीटी बनने के लिए वो ध्यान रख रहे हैं, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक प्रॉपर वे बना दें कि हमारे पास में जो पेरेंट नोड बनेगा उस नोड के नीचे जो भी एलिमेंट होंगे वो आइदर छोटे होंगे या बड़े होंगे,
उसके बेसिस पर अगर हम पूरा पूरा ट्री का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इसको सॉर्टिंग की तरह यूज कर सकते हैं, जो हम जनरली हीप्स के अंदर करते हैं। हम आगे जाके देखेंगे इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम एवीएल ट्रीज एंड बीएसटीज को चेक कर रहे हैं, उसके अंदर सर्चिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच होती है। लेफ्ट हमेशा छोटा होगा, राइट हमेशा बड़ा होगा, एंड यही एक मेन चीज है जो कि इस ट्री के अंदर, एवीएल ट्री के अंदर या बीएसटी के अंदर जो है ना, इनको सर्चिंग के लिए एक्सपर्टाइज कर देती है, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि हम इसके अंदर डिड्यूस कर सकते हैं चाइल्ड पेरेंट का पोजीशन एरे के अंदर। अब एक चीज हम देख रहे हैं कि यार इसके नीचे 2 चाइल्ड्स हैं, ठीक है ना, इसके नीचे फिर 2 हैं, इसके नीचे यहां पर इनके एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर्स बेसिकली हम कहां पर देख रहे होते हैं, हम एरेज के अंदर देख रहे होते हैं कि एक फिक्स स्ट्रक्चर या एक फिक्स लेंथ का हमने उसके अंदर मेमोरी एलोकेशन कर दी है। यहां भी हमारा एक स्ट्रक्चर ही है कि हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो यानी कि उस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके हम इसको एरे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एरे की पोजीशंस भी निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो भी हम अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, उसको भी चेक करेंगे कि कैसे हम उसकी नेक्स्ट लोकेशन निकालते हैं फ्रॉम पेरेंट नोड से, या फिर चाइल्ड नोड से हम वापस पेरेंट नोड पर कैसे जा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चेक करते हैं। तो टिल हियर एटलीस्ट ये चीज हमें समझ में आ चुकी है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होता क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें ध्यान रखना होता है किसी भी कंप्लीटली बाइनरी ट्री को बनाने के लिए। अगर हम कंप्लीटली बाइनरी ट्री को प्रॉपर वे के अंदर बनाए तो हम इससे हीप बना सकते हैं। हीप्स हमारे किस लिए मेनली यूज होते हैं, सॉर्टिंग करने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि ये जो हमारे पास में कंप्लीट बाइनरी ट्री है ये यूज हो रहा है सॉर्टिंग के लिए, तो ये स्पेशलाइज्ड हो गया सॉर्टिंग के अंदर एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर जैसे बीएसटी एंड एवीएल ट्रीज जो कि सर्चिंग के अंदर हमारे स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है ना। ये चीज यहां तक क्लियर हो गई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं कि हम किसी भी सीबीटी को एरे के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं, देखो हम एक चीज देखते हैं कि हम जनरली अपना जो एरे है उसको 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल हम इसको दोनों ही वे में देख लेंगे कि कैसे है। हमने इसको अभी जो मैंने फिलहाल एरे का स्टार्टिंग पॉइंट दिया है वो 1 दिया है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 0 है, तो इट्स ओनली द कैलकुलेशन, मतलब हमें बेसिकली इसका चाइल्ड की लोकेशन निकालनी है और आई की वैल्यू 0 ना हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उस चीज को बचाने के लिए बस इसको 1 से स्टार्ट किया, जस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स एंड नथिंग एल्स। बाकी बोथ रिप्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं हमारे पास में, ठीक है। हम जब मार्केट के अंदर देखते हैं या ऑनलाइन देखते हैं, कोई भी ट्यूटोरियल देखते हैं, तो हमारे पास में दोनों की दोनों रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल होती हैं। यहां पर हमने इसको करा है 1 से स्टार्ट और इसके अंदर एक रिप्रेजेंटेशन होती है जहां पर 0 से स्टार्ट होता है। डिफरेंस कहां पर आ रहा है दोनों के अंदर, डिफरेंस मेनली आ रहा है यहां पर ये इसका लेफ्ट चाइल्ड ढूंढने के लिए एंड राइट चाइल्ड ढूंढने के लिए। यहां पर देख रहे हो 2i कर रहे हैं हम एंड यहां पर 2i+1 कर रहे हैं। अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करने पर क्या होगा, 2i करेंगे +1 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में i जो फर्स्ट नोड होगी वो 0 होगी, तो 0 की वजह से हमारे पास फर्स्ट लोकेशन 1 लिखना पड़ रहा है एंड इसके अंदर हमें 2 ऐड करना पड़ा। तो जस्ट ये जो थोड़ा सा डिफरेंट सा हमारा बन गया कोई भी फॉर्मूला, उसको कंपनसेट करने के लिए मतलब हमने इसको 1 से स्टार्ट कर दिया है। बाकी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको दोनों चीज समझ में आ रही होगी। हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको क्विकली। तो जो मेरा जो रूट नोड है इसका जो मेरा पास जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो कहां पर होगा, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 into i, सो 2 into i is 2, यानी कि सेकंड पोजीशन के ऊपर, ठीक है ना। तो सेकंड पोजीशन मेरे पास कौन सी होगी, ये वाली सेकंड पोजीशन हो गई, यानी कि यहां पर मेरा रूट होगा और सेकंड पोजीशन पर मेरे पास होगा 2, ठीक है ना। और उसका बाद हमारे पास में इसका जो राइट चाइल्ड होगा, 1 का जो राइट चाइल्ड होगा वो कहां होगा, वो होगा 2i+1 पे। तो 2i = 2 प्लस में 1 = थर्ड पोजीशन पर, तो यानी कि थर्ड पोजीशन पर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर समझ में आएगी, यानी कि इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया यहां पर और इसका राइट चाइल्ड हो गया यहां पर। ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि 2 का जो है मेरे पास में लेफ्ट चाइल्ड कहां पर होगा, या रादर एक काम करते हैं 2 की जगह हम काम करते हैं, हम 3 का देखते हैं, जिससे कि हम डायरेक्टली पोजीशंस पर पहुंच जाएं। क्योंकि यहां पर अगर हम 2 का देख रहे हैं, 2 का हमारे पास में 4 और 5 पर आ रहा है, आपको लग रहा होगा यार ये क्या मतलब, हम इसलिए पहले 3 का निकालते हैं उसके बाद हम 2 का निकालेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे 3 का निकाला, 3 का हमारे पास में लेफ्ट चाइल्ड होगा 2i, मतलब 3 2 6, तो यानी कि 6th पोजीशन पे मेरे पास में इसका हो जाएगा, ठीक है। और एक होगा 3 2 6 + 1, बेस्ड ऑन दिस राइट चाइल्ड, ये 7th पोजीशन पर हो जाएगा,
ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में इसका चाइल्ड आ गया, तो 3 के जो हमारे पास में चाइल्ड है, एक तो ये हो गया और दूसरा चाइल्ड मेरे पास में ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 2 का चाइल्ड दोबारा निकाल लेते हैं। 2 का चाइल्ड मेरे पास में कहां पे होगा, 2, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा दोबारा यहां से कैलकुलेट करते हैं, 2i इज इक्वल टू 4, तो यहां पर इसका होगा लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में इसका लेफ्ट चाइल्ड। उसके बाद में इसका जो राइट चाइल्ड होगा वो 2 जा 4 प्लस 1 5 वो होगा यहाँ पर, जो उसकी पोजीशन हमारे पास में इजीली निकल के आ गई है। तो इस तरीके से हम इसकी चाइल्ड की पोजीशन निकाल सकते हैं। कहां पर है हमारे एरे के अंदर, हम डायरेक्टली उन जगह पर जा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नोड पता है, हम उसके चाइल्ड आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये इसके वन ऑफ द फीचर है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत यूजफुल है हमारे लिए किसी भी सीबीटी को ट्रेवर्स करने के लिए, या उसके अंदर कोई भी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, या कहीं पर भी पहुंचने के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेम चीज को हम इसके अंदर देख लेते हैं। हम जब इसके पास में इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम वही चीज हो रही है। इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कहां पर होगा, वो होगा 2i इक्वल टू इंटू आई इज इक्वल टू 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 प्लस में 1। सो फर्स्ट पोजीशन पर इसका पहला चाइल्ड होगा जो कि 1 यहां पर होगा और यहां पर 0 होगा, ठीक है ना। ये उसका रूट नोड होगा। सेम वही चीज है, सेम वही लॉजिक है। और सेकंड पोजीशन पर 2, यहां पर हमने 2 प्लस किया है, तो 0 प्लस में 2 इक्वल टू हमारे पास में 2 आएगा, तो यहां पर 2। तो सेम वही चीज हमने पहले करी है, सेम यहां पर वही हुआ है, बस फॉर्मूले का थोड़ा डिफरेंस है। दोनों रिप्रेजेंटेशन मिलती हैं जब आप ऑनलाइन चेक करते हो या कोई भी हमें बताता है, दोनों टाइप की रिप्रेजेंटेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यार ये सिर्फ लॉजिकल बात है, अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसको यूज कर लेंगे, अगर हम इसके अंदर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो ये लॉजिकल है ज्यादा, इसके अंदर मतलब आप समझ गए होंगे सारी बात को, तो है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हालांकि आप ये बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि अगर हमारे पास में कोई भी चाइल्ड का एड्रेस अगर हमारे पास आ चुका है तो हम वहां से उसका पेरेंट भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत लॉजिकल बात है। बाकी स्टिल एक बार फिर भी हम बोल देते हैं, जैसे कि एटलीस्ट जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो इस चीज को रिवर्स के अंदर देख के समझ में आ जाए उनको चीज। मान लो हमें इसका पेरेंट ढूंढना है कि भाई ये जो 4 है मेरे पास में, इसका पेरेंट कौन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी फ्लोर वैल्यू ले लेंगे। फ्लोर वैल्यू किस तरह से लेंगे, मतलब कि 4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 चाइल्ड होते हैं किसी भी नोड के, तो वो आ जाती है 2, ठीक है। अगर मुझे इसकी लेनी है यहां पर इसकी फ्लोर वैल्यू, तो कितनी आएगी, 5 डिवाइड बाई 2, जो कि होता है 2.5, बट क्योंकि हम इसकी फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं तो हम इसके अंदर भी 2 लेंगे, यानी कि 4 का और 5 का पेरेंट कौन है, 2, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यानी कि हमें पता चल गया यहां पर इसका पेरेंट है 2। हम यहां पर जाके देख लेते हैं, 2 इसका पेरेंट है, इसके 2 चाइल्ड हैं 4 एंड 5। तो यानी कि हम ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं और नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। ये चीज एकदम क्लियर हो गई है। हालांकि बताने के लिए था जस्ट कि आपको अगर डायरेक्टली कोई इस बात को पूछे तो आप बता सकते हैं कि हम पेरेंट से अगर चाइल्ड तक जा सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट तक वापस भी जा सकते हैं। और हम उसके लिए मैथ डॉट फ्लोर, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनको यूज कर लेते हैं और उससे हम उसकी फ्लोर वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज तो हम यहां पर देख चुके हैं कि यार जो हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैल्यू के ऊपर कोई खास ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यार इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। मान लो हमें इसके अंदर कुछ भी ढूंढना है, अगर मान लो हमारे पास में ये ट्री है, इस ट्री के अंदर अगर हमें कुछ ढूंढना है, मान लो हमें इसके अंदर 5 ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रूट नोड पर जाऊंगा। रूट नोड पर जाके मैं देखूंगा कि यार कहां जाऊं, मेरे पास कोई लॉजिकल रिलेशन तो है नहीं कि मैं लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं। तो आइदर मैं लेफ्ट में जाऊंगा, फिर उसके सारे नोड्स चेक करके चेक करूंगा, फिर राइट में जाऊंगा, फिर सारे नोट करूंगा, तब जाके मुझे ये मिलेगा। और हो सकता है अगर मैं इसके अंदर 14 ढूंढ रहा होता तो मैं पूरा का पूरा ट्री ट्रेवर्स कर लेता, सब जगह कहीं पे जाके देख लेता, बट हमें 14 मिलता ही नहीं। तो यानी कि सर्चिंग टाइम किसी भी सीबीटी के अंदर क्या होगा, log n नहीं होगा मेरे भाई, n टाइम होगा। समझ में आया। चाहे इसकी हाइट log n है, ठीक है, बट इसके अंदर कोई भी ह्यूरिस्टिक अप्रोच हम नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हमें सारी की सारी नोड्स चेक करनी पड़ेंगे। इसलिए इसके अंदर सर्च टाइम कितना होगा, वो n ही होगा, log n नहीं होगा। एक ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। तो यानी कि अगर हमने ये जो बनाया है, जो भी हमने हीप बनाया है, इसको ऐसे बनाने का फायदा क्या है, अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, थोड़ा सा लॉजिक इसके अंदर ऐड कर दें, तो हो सकता है कि हमारे लिए कुछ यूजफुल हो जाए, ठीक है ना। अभी तो मुझे किसी यूज में नहीं लग रहा, ये तो ऐसा एरे लग रहा है कि एक एरे है, उसके अंदर मैंने कुछ डेटा डाल दिया है इसके अंदर जाके, और इस एरे के अंदर हमको ढूंढना है तो 1 बाय 1 जाते रहेंगे और उसको ढूंढते रहेंगे, जो कि हमें कोई ऐसा वैल्यू एडिशन नहीं दे रहा है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बेसिस पर हम इस
डेटा स्ट्रक्चर को एक बेटर वे के अंदर यूज कर सके। और उसको करने के लिए हम अपने कंप्लीट बाइनरी ट्री को हीप में कन्वर्ट करते हैं। अब ये हीप क्या होता है, अब हीप समझ लेते हैं कि भाई ये एक कंप्लीटली बाइनरी ट्री होता है n एलिमेंट्स का, ठीक है, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज को अध्ययन करके चले, फॉलो करके चले, तो ही हम इससे एक हीप बना सकते हैं। ये बात एकदम क्लियर हो गई। मतलब कि कोई भी सीबीटी हीप में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। तो प्रॉपर्टीज क्या है अब ये, तो प्रॉपर्टीज हमारे पास में ये हैं कि कोई भी हीप मैक्स हीप कहलाएगा अगर उसकी nth नोड जो है वो हमेशा बड़ी है अपने चाइल्ड से और सेम रिलेशन जो है वो थ्रू आउट द ट्री फॉलो हो रहा है। समझ में आ रही है? दोबारा बोल देता हूं इसको कि मेरे पास में कोई भी ट्री मैक्स हीप कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब उसके nth नोड ग्रेटर होगा अपने चाइल्ड नोड से और सेम रिलेशन थ्रू आउट द ट्री फॉलो होगा। अब इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में कोई nth नोड, मान लो मेरे पास में रूट नोड है, इसके जो चाइल्ड हैं वो हमेशा छोटे होंगे अपने पेरेंट से, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा पेरेंट है वो हमेशा ग्रेटर होगा अपने चाइल्ड से और सेम रिलेशन थ्रू आउट द ट्री होना चाहिए। मतलब अब जो इसका चाइल्ड है ये 70, इसके भी चाइल्ड हमेशा छोटे होने चाहिए, यानी कि इनके जो चाइल्ड्स का पेरेंट है ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। सेम रिलेशन यहां पर फॉलो होगा। यानी कि अगर हमारा थ्रू आउट द ट्री ये ऑर्डर फॉलो होता है, ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं हम, तो हम ऐसे ट्री को, ऐसे कंप्लीटली बाइनरी ट्री को, सीबीटी को मैक्स हीप बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई है। यानी कि अब आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं, यहां पर रूट नोड जो है वो ग्रेटर है अपने लेफ्ट चाइल्ड से और राइट चाइल्ड से। इट डजंट मैटर्स कि लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में कोई रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट और राइट चाइल्ड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है इस केस के अंदर हमारे पास में जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 70 ग्रेटर है और ये हमारे पास में जो राइट चाइल्ड है वो 50 जो है वो स्मॉलर है। इस केस के अंदर अगर यहां पर देख लेते तो यहां पर लेफ्ट छोटा है और राइट बड़ा है। यानी कि सिबलिंग्स के अंदर बीच में या फिर सेम लेवल पर कोई रिलेशन नहीं है, बट ऊपर से नीचे जाने में एक रिलेशन है कि हमेशा जो पेरेंट नोड होगा वो बड़ा होगा चाइल्ड नोड से। ये चीज क्लियर हो गई है। यानी कि हमारे पास में जो ये x है, ये y है, ये z है, तो ये रहेगा कि x हमेशा बड़ा होगा y या फिर z से। अब ये कहां पर होंगे, लेफ्ट होंगे, राइट चाइल्ड होंगे, इट डजंट मैटर्स। क्लियर हो गई बात। आगे बात कर लेते हैं जी, मिन हीप क्या होता है। सेम चीज है जो हमने मैक्स हीप में पढ़ा है, बस उसको रिवर्स कर दो। मतलब कि हमारे पास में जो nth नोड है वो हमेशा छोटा रहेगा अपने बच्चों से, अपने चाइल्ड नोड से छोटा रहेगा, ठीक है। ये सेम रिलेशन थ्रू आउट हर एक लेवल पर मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम बात कही है। यानी कि पेरेंट नोड जो है हमारे पास में ये छोटा होना चाहिए बच्चों से। हाँ, इससे बच्चे से छोटा है, ये भी बच्चे से छोटा है, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर इस लेवल पर हमारे पास में सब कुछ करेक्ट चल रहा है। इस लेवल पर चेक कर लेते हैं, ये जो पेरेंट है इसके बच्चे जो हैं इससे बड़े हैं, तो यानी कि यहां पर ये सही है। क्या इसके बच्चे बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, ये भी सही, यानी कि इस लेवल पे सब कुछ करेक्ट चल रहा है। और सेम चीज यहां पर कोई बच्चे हैं नहीं, तो यहां पर भी करेक्ट चल रहा है क्योंकि इसने सीबीटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिया है। तो यानी कि कोई भी मिन हीप है वो मिन हीप तब कहलाएगा जब उसके पेरेंट जो है अपने चाइल्ड से छोटा होगा। तो यानी कि हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, अगर हमारे पास में x है, ये y है और ये z है, तो रिलेशन ये बनेगा x जो है वो हमेशा छोटा रहेगा y या फिर z से, ठीक है ना। इररेस्पेक्टिव की y और z क्या है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये चीज क्लियर आ गई है। तो इसको कहते हैं हम मिन हीप। ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो हमें ये चीज क्लियर हो गया कि मिन हीप क्या होता है, मैक्स हीप क्या होता है। तो एक काम करते हैं, सेम इंप्लीमेंटेशन दोनों है। अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे मैक्स हीप को, मिन हीप को, किसी को एक को भी इंप्लीमेंट कर देते हैं, दूसरा उसके जस्ट रिवर्स करने से कंडीशन को बन जाएगा। तो यानी कि हम अगर एक कोई भी चीज को सीख लेते हैं, दूसरा बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। तो एक चीज हम यहां पर क्या देख सकते हैं कि यार जो यहां पर अगर हम मैक्स हीप देखते हैं, मैक्स हीप की जो रूट नोड होगी वो इन सभी एलिमेंट से सबसे बड़ी होगी। क्लियर बात है ना। अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं, यानी कि इसको बाहर ले लेता हूं, 90 को ले लेता हूं, तो जो नेक्स्ट नोड आनी है या जो भी नेक्स्ट नोड बननी है
वो हमेशा ही पूरे सब ट्री से बड़ी ही होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? यानी कि जो नेक्स्ट नोड बनेगी, जो मोस्ट एलिजिबल नोड होगी, वो कौन होगी? वो सबसे बड़ी वाली नोड होगी, वो होगी 70। यानी कि 70 हमें अब जो है हमारे पास में नेक्स्ट नोड बनने वाली है जब हम इसको निकालेंगे, यानी इसके बाद आएगा 70। फिर अगर हम इसके अंदर फिर दोबारा रूट नोड को हटा देते हैं तो सबसे बड़ी नोड ही इसके अंदर बनने वाली है, वो आएगी 50। तो यानी कि 50 यहां पर आ जाएगा। अगर हम इसको हटा देंगे फिर उससे बड़ी नोड आने वाली है, वो बनेगी रूट नोड, तो बनेगी 40। तो हम यहां पर 40 लिख देंगे। जब इसको भी हटा देंगे, निकाल देंगे, सबसे बड़ी नोड कौन सी रहेगी यहां पर? 20। ये हमारे पास में रूट नोड बनेगी, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा 20। जब इसको भी हटा देंगे तो यहां पर इसके बाद क्या सबसे बड़ी नोड आ जाएगी, होगी 15, जो रूट नोड बनेगी। तो नेक्स्ट नोड हमारे पास यहाँ पे इसको निकालेंगे हम, तो यहां पर आएगा 15। और जब इसको भी हम निकाल देंगे तो लास्ट नोड जो हमारे पास नोड बचेगी वो ये बनेगी, और यही हमारी रूट नोड बन जाएगी। इसको भी हम निकालेंगे तो ये बात आ जाएगा। अगर अब तुम इस सीक्वेंस को यहां पर चेक करते हो तो क्या ये शॉर्टेड डेटा नहीं है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर? तो यानी कि अगर कोई भी हीप है, हम उसकी रूट नोड को वहां से निकालते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं, पॉप करते जाते हैं, व्हाटएवर हम मेथड का नाम रखें, हम वो करते जाते हैं, रूट नोड को हम फैच करते चले जाते हैं। तो ये जो ट्री है रीस्ट्रक्चर होगा अपने आप में। रीस्ट्रक्चर होने के बाद नई जो रूट बनाएगा वो सबसे हाईएस्ट बना रहा होगा, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा, फिर हम उसको निकालेंगे। तो इसी ऑर्डर के अंदर वो स्ट्रक्चर अपने आप बना हुआ होगा, और जब इसके अंदर डेटा निकालेंगे तो वो एक शॉर्टेड ऑर्डर के अंदर में डेटा निकाल के देगा। ये बात क्लियर हो गई है? तो यानी कि जो हमारे पास में हीप बनाने का जो यूटिलाइजेशन है वो यही है कि हम इससे शॉर्टिंग कर सकते हैं किसी भी डेटा के साथ में, ठीक है ना। और बेस्ड ऑन द कंडीशन, अगर हम उसको मैक्स हीप बना रहे हैं तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएंगे, अगर हम उसको मिन हीप बना रहे होते तो वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ रहा होता। ये चीज क्लियर आ गई? यानी कि जो आउटपुट आता है असेंडिंग ऑर्डर क्या आता? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई है। जो चीज मैक्स में हो रही है, मैक्स के अंदर काम होगा, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा मिन के अंदर। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी एक बच्चों वाली बात क्या है? बच्चों वाली बात क्या है कि अगर ये क्या है, सीबीटी अगर नहीं हो, अगर ये सीबीटी ना हो तो क्या ये हीप बन सकता है? ऑब्वियसली नहीं बन सकता। हमने पहले ही बोला है कि भाई साहब ये एक सीबीटी ऑफ एन एलिमेंट, हमने क्लियर बोल दिया। यानी कि किसी भी हीप को बनने के लिए वो सीबीटी होना कंपलसरी है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि कोई भी ट्री हीप तब कहलाएगा जब वो सीबीटी होगा। ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज हम देख ही चुके हैं यहां पर कि ये थ्रू आउट ईच लेवल जो है हमारे पास में ये वाला जो प्रॉपर्टीज है ये हर एक लेवल पर मैनेज करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लेवल पर करेंगे, हर एक लेवल पर ये प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए, तभी ये हीप कहलाएगा। एक और अच्छी बात क्या है कि मैक्स हीप के अंदर जो रूट नोड होगा वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, और मिन हीप के अंदर रूट एलिमेंट होगा वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। ये चीज क्लियर आ गई समझ में? और हमारे जो चाइल्ड्स होंगे इनके बीच में, लेफ्ट राइट चाइल्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गई है। तो यानी कि ये सारी चीजें अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम एक हीप बना सकते हैं, और उसके अंदर हम ये सारी प्रॉपर्टीज के अंदर फॉलो करेंगे और उसको हम सॉर्टिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, अपने हीप को इंप्लीमेंट करते हैं, उसके अंदर अपने हीप को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एलिमेंट्स को रिमूव करके उसको शॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। सारी के सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे आपको हर एक बात एकदम क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मैक्स हीप इंप्लीमेंटेशन। इसके अंदर हम बेसिकली एक बॉयलरप्लेट लेकर आ गए हैं क्विकली काम करने के लिए। कंस्ट्रक्टर यहाँ पर एक बना लिया जिसके अंदर हम एक एरे डिक्लेयर करते थे। एक एरे हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, इसका नाम हमने वैल्यूज रख दिया है। वैल्यू नाम की एक एरे रख दिया है जिसके अंदर हम मैक्स हीप की वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। दो मेथड हमने इसके अंदर डाले हैं, एक ऐड मेथड, एक रिमूव मेथड। ऐड मेथड के अंदर हम कोई भी एलिमेंट इसके अंदर डालेंगे जो कि हमारे हीप के अंदर जाएगा, और उसके बाद एक रिमूव मेथड होगा जो कि उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट जो होगा, ठीक है ना, जो भी रूट पर उसका एलिमेंट होगा उसको वो बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ पर उसको इनिशियलाइज कर दिया क्लास को, उसको ऑब्जेक्ट बनाकर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स। हम इस तरह से कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने उस डेटा को जो भी हमारे पास में जो मैक्स हीप बना है हमने उसको कंसोल करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम सारे के सारे एलिमेंट्स को उसमें से रिमूव करते जाएंगे वन बाय वन। यहाँ पर हमने 5 एलिमेंट डाल देंगे, पांचों को पांचों हम यहाँ पर रिमूव करेंगे जिससे कि हम देखेंगे क्या वो शॉर्टेड ऑर्डर के अंदर बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सिंपल सा हमें एक इंप्लीमेंटेशन करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले मेथड ऐड के साथ में। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि यार हमें कोई भी एलिमेंट अगर इसके अंदर डालना है, क्योंकि हम एक एरे यूज कर रहे हैं, एरे के अंदर डेटा डाल रहे हैं, तो यानी कि हम इसकी जो एरे की प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यानी कि पुश मेथड हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं एरे के अंदर एलिमेंट डालने के लिए सबसे लास्ट पोजीशन के अंदर। तो यहां पर क्या करेंगे,
हम सबसे पहले जो भी एलिमेंट होगा उसको इंसर्ट करेंगे उसकी लास्ट पोजीशन के अंदर। उसकी लास्ट पोजीशन से फिर हम ये डिड्यूस करेंगे कि जो यहाँ पर इसकी पोजीशन है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्स हीप, कि हमारा एलिमेंट जो है हमेशा जो हम ऐड कर रहे हैं, जो भी हमारे पास में चाइल्ड नोड बन रहा है वो छोटा होना चाहिए अपनी पेरेंट नोड से, और ये सेम जो प्रॉपर्टी है थ्रू आउट द ट्री हमारे पास में मेंटेन रहे। हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर पुश करेंगे, सबसे लास्ट में एलिमेंट को इसके अंदर डालेंगे, तो हमें ये हर एक लेवल पर चेक करना पड़ेगा। तो यानी कि हम इस ऐड मेथड के अंदर जैसे ही पहली लाइन लिखेंगे, हम इसके अंदर वैल्यू पुश करने के साथ में एक और हम मेथड क्रिएट करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर हम इसको वैलिडेट करेंगे कि वो उसकी पोजीशन पर है या नहीं है। अगर वो उसकी पोजीशन पर नहीं है तो हम उसको उसकी पोजीशन पर ले जाकर ही रखेंगे, और अदरवाइज हम बाकी चीजों को स्वाइप करते रहेंगे और इसको एक प्रॉपर हीप बना के रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ऐड मेथड के साथ में। जो हमारी एरे की प्रॉपर्टीज हैं, पुश मेथड हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। पुश मेथड इनबिल्ट मेथड है हमारा एरे के अंदर। मैंने उसके अंदर क्या करा, एलिमेंट जो है इसके लास्ट पोजीशन के ऊपर मैंने अपना ये एलिमेंट यहां पर डाल दिया है। ये चीज क्लियर हो गई इसके अंदर, ये मैंने काम कर दिया है। अब दूसरा काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि जहां पर भी ये एलिमेंट डाला है मैंने, क्या वो सही पोजीशन पे है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक लूप चलाऊंगा। लूप के अंदर क्या करूंगा, मैं उसको उसके पेरेंट्स से चेक करता जाऊंगा। अगर कोई भी मुझे मिसमैच मिला, मतलब प्रॉपर्टी वायलेशन होती हुई नजर आई, तो मैं उसको स्वाइप कर दूंगा। इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यूअसली करता चला जाऊंगा, और जहां पर भी मुझे प्रॉब्लम एंड होती हुई नजर आएगी, यानी कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उस केस के अंदर मैं अपने लूप को रोक दूंगा। तो वहां तक मेरा जो हीप बना है मैक्स हीप है वो रेडी हो जाएगा। तो चलो इसके लिए एक काम करते हैं। इस काम को करने के लिए जो कि हमारे को इसके अंदर जाके चेक करेगा कि हमारे पास में जो नया एलिमेंट जो डाला है वो सही जगह पर है कि नहीं है, इसके लिए एक और मेथड बना लेते हैं जिसका काम सिर्फ यही होगा कि वो इसका सही पोजीशन निकालकर उसको पहुंचा दे इस एलिमेंट को, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अपना एक नया मेथड बनाते हैं। लेट्स से हम इसका नाम देते हैं बबल अप। बबल अप मेथड के अंदर क्या होगा, हम इसके अंदर वही काम करते हैं। जो हमारा लास्ट एलिमेंट है हम उसको यहां पर निकाल लेते हैं, उस एलिमेंट को प्रिजर्व करेंगे और उसको अपने पेरेंट की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। जो हमने ये एलिमेंट यहां पर इंसर्ट किया है इसका इंडेक्स क्या है, उसका निकालने का सिंपल सा तरीका कि एरे की आप लेंथ निकालो और उस एरे की लेंथ में से एक माइनस कर दो, वो उसका इंडेक्स आ गया, तो उसको निकाल लेते हैं। हमारे पास में हमारे एलिमेंट की हमारे पास में इंडेक्स आ चुका है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं कि इस इंडेक्स पर हमारे पास में वैल्यू क्या है उस एलिमेंट की, तो ठीक है वो निकाल लेते हैं। तो किसी भी एरे के अंदर से उस पोजीशन पर जो भी वैल्यू वहां पर रखी हुई है उसको निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका, हम उसके सारे इंडेक्स की वैल्यू को पास कर देते हैं उस एरे के अंदर, डायरेक्टली हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू वहां पर आ जाएगी। ये चीज हमने कर लिया। काम करते हैं, अब लूप चलाते हैं। कहां तक लूप चलाना पड़ेगा, हमें टॉप तक यानी कि रूट नोड तक जाना पड़ेगा। तो यानी कि हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, कब तक, जब तक हमारा इंडेक्स की वैल्यू 0 ना हो जाए, मतलब कि हम रूट तक ना पहुंच जाएं। तो चलो एक काम करते हैं, एक लूप बनाते हैं। यहाँ पर इंडेक्स मेरा जब तक बड़ा है 0 से, तब तक जाओ और चेक करते रहो। क्या चेक करना है, तो क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम उसका पेरेंट ढूंढेंगे। पेरेंट कौन है, पेरेंट को निकालने का तरीका है कि हम उसकी फ्लोर वैल्यू लेंगे, जो भी वहां पर चाइल्ड हमने पहले भी देखा था, इसीलिए मैंने आपको वहां पर बताया था कि हम इसका पेरेंट क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें इंप्लीमेंटेशन करना था। आपने वो सेक्शन नहीं देखा, दोबारा जाके देख लीजिए कैसे हम चाइल्ड पर जाते हैं, कैसे हम पेरेंट पर जाते हैं। तो पेरेंट पर जाने के लिए हम उसकी फ्लोर वैल्यू लेंगे और वहां से डिवाइड करके फ्लोर मतलब जो भी हमारे उसका करंटली इंडेक्स है उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे और उसके अंदर +1 कर देंगे कि अब हम यहाँ पर हम अपना इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी पेरेंट की वैल्यू होगी ना, वो पेरेंट का इंडेक्स होगा। तो पेरेंट का इंडेक्स निकालने के लिए हम ये लिखेंगे। अब हमने कैसे पेरेंट का इंडेक्स निकाला है कि मैंने उसकी math.floor हमारे पास में जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है जो कि फ्लोर वैल्यू दे देता है किसी भी फ्लोटिंग नंबर की या डेसिमल नंबर की, ठीक है। तो यहां से जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी उसके अंदर हम एक माइनस करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास में उसकी फ्लोर वैल्यू दे देती है। इससे मेरे पास पेरेंट का इंडेक्स आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो यहाँ पर पेरेंट है इसका वैल्यू कितनी है, यहाँ पर वो निकाल लेते हैं। तो हमने उसका इंडेक्स पास कर दिया एरे के अंदर, डायरेक्टली पेरेंट की हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी कि पेरेंट की वैल्यू कितनी होगी। अब एक चीज तो हमारे पास में एकदम क्लियर है कि यार जो भी मेरे पास में हीप बना हुआ होगा वो अपनी हमारी इस प्रॉपर्टी को तो सस्टेन कर ही रहा होगा, तभी वो हीप कहलाएगा कि उसका पेरेंट हमेशा बड़ा ही होगा अपने चाइल्ड से। ये चीज तो हमेशा उसको मेंटेन करके रखेगा ही रखेगा। तो ये चीज अब हमें पता है तो हम क्या कह सकते हैं कि जब भी ऐसी कंडीशन मिले कि जो मेरा ये एलिमेंट है इसकी वैल्यू छोटी हो मेरे पेरेंट से, तो उस टाइम पर मुझे लूप से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि भाई यानी कि वो अपनी सही पोजीशन पर है इस टाइम पर, भाई अपने पेरेंट से वो छोटा है तो यानी कि वो अपनी सही पोजीशन पर है।
तो अगर मैं वो कंडीशन पर इसको लूप आउट कर देता हूं तो अदरवाइज तो मैं लूप के अंदर घूमता रहूंगा और उसको वैल्यू को फाइंड करता रहूंगा कि कहां पर उसकी करेक्ट पोजीशन है हमारे ट्री के अंदर जहां पर उसको होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी ये कंडीशन लगा देते हैं जब हमें लूप से बाहर निकलना है, अदरवाइज तो हम चल ही रहे हैं लूप के अंदर। तो जैसे ही हमारा एलिमेंट की वैल्यू लेस देन या पेरेंट से हो जाता है, लेस देन या इक्वल टू पेरेंट्स हो जाता है, मैं वहां से लूप से बाहर निकल के आ जाऊंगा, अदरवाइज मैं लूप के अंदर घूमता रहूंगा। और आगे क्या करूंगा मैं यहाँ पर, आगे बिल्कुल सिंपल है। सिंपल का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास जो ये एलिमेंट है ये छोटा नहीं, यानी कि ये बड़ा है, तो यानी कि ये इसकी पोजीशन ऊपर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इस पोजीशन पर, यहां भी मेरा ये पेरेंट है, यहां पर मैं अपने एलिमेंट को डाल दूंगा। ठीक है, पेरेंट मेरे पास जहां पर था इसको उठाकर मैं इस इंडेक्स पर डाल दूंगा, जो हमने यहां पर इस इंडेक्स फाइंड आउट किया था यहां पर डाल दूंगा, क्योंकि भाई ये जो एलिमेंट हमारे पास में है ये बड़ा है हमारे पास में इस एलिमेंट से बड़ा है। तो इसलिए मैं अब क्या करता हूं, अपने एरे के लास्ट इंडेक्स पर, अगर हमारा फर्स्ट लूप था ये, फर्स्ट लास्ट पोजीशन पर हम अपने इस करंट वैल्यू को डाल दूंगा जो मैंने यहां पर निकाला है। ठीक है, तो अब मेरा जो नया इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा पेरेंट वाले इंडेक्स पर। तो पेरेंट इंडेक्स मेरे पास में ये हो गया, क्योंकि इसने रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास में पेरेंट वाला ये वाला इंडेक्स यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, नया इंडेक्स मेरे पास ये हो गया। तो यानी कि सिंपल सा लॉजिक इसके अंदर ये हुआ कि भाई साहब आप एक काम करो, एक लूप चलाते रहो, पेरेंट को चेक करते रहो कि क्या इस पेरेंट की वैल्यू हमारे करंट एलिमेंट से जब तक बड़ी है, अगर जैसे ही बड़ी मिल जाती है तो आप इसको बाहर निकाल दो। ठीक है ना, नहीं तो आप क्या करो, अपने एलिमेंट को उसका पेरेंट बनाते चले जाओ। ठीक है ना, और जब भी वो ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर हमारा जो एलिमेंट है वो मेरे पास में जो है छोटा रहेगा पेरेंट से, वहां पर हम बाहर निकल के आ जाएंगे। सिंपल सा कंडीशन लगाइए, इससे क्या होगा कि हमारे पास में ये मेथड जो है जब हम कॉल करेंगे तो ये अपने आप इसको हीप बना देगा। ठीक है ना, तो इस मेथड को लोग हीपीफाई भी बोलते हैं, हमने बबल अप कर दिया है, बहुत डिफरेंट वेरिएशंस अवेलेबल हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हीपीफाई कर दिया हमने इसको। तो चलो इस मेथड को कॉल कर देते हैं, इसको बोल देते हैं कि भाई काम करो आप जो है मेरे हीप को क्रिएट कर दो और हीपीफाई कर दो। तो काम करते हैं, वन बाय वन हम अपने हीप के अंदर वैल्यूज डालते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। ये सारे के सारे मैं कमेंट कर देता हूं। पहला एलिमेंट डाल के देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पर 5 मैंने डाला तो हमारे हीप के अंदर जो हमारा एलिमेंट है 5 हमारे पास में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट डाल के देख लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हम डालते हैं 50 डालने के बाद में हमारे पास में क्या आ गया है 50। हमारे पास में क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट है तो सबसे ऊपर आ गया, रूट नोड बन गया, उसके नीचे अपना 5 होगा। यानी कि हमारे पास में जो ये हमारा मेथड है हीपीफाई बबल अप वाला मेथड एकदम सही काम कर रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, रन करते हैं। यहाँ पर क्या था आउटपुट हमारे पास में, बहुत बढ़िया, रूट नोड में 50 रहा है, उसके बाद 5 आ गया है और 20 आ गया है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो कहां पर रहेगा, 4th पोजीशन। वो 4th पोजीशन किसकी है, यानी कि 5th के नीचे वाला चाइल्ड बनना चाहिए, तो यानी कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर ये नेक्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है देखना पड़ेगा, 1 है तो कोई चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। तो देखिए हमारे पास में 5th के ये चाइल्ड बन गया 1। ठीक है ना, ये हम देख चुके हैं। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर ये होता 100 नॉट 100, इसकी जगह होता ये 30, तो क्या होता देख लेते हैं। सीक्वेंस चेंज हो गया, 30 ने 5 को रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, 35 की जगह पर यहाँ पर 30 आ गया और 5 हमारे पास नीचे चला गया। यानी कि हमारे पास में जो हीपीफाई मेथड है एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अपना अंडू कर देते हैं इस चीज को एंड 90 भी ऐड करके देख लेते हैं। हमारे पास में जो हमारे पास में हीप मेथड बना, इसके अंदर जो वैल्यूज आ गई वो ये आ गई है 90, 50, 20, 1, 5। बहुत अच्छा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास में ऑपरेशन है वो हमारे पास में रिमूव है। यानी कि जब भी इस हीप में से कुछ निकालूंगा वो रूट में से निकलेगा। रूट एलिमेंट इसका टाइम पर 90 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट बनेगा, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट बनेगा, जो है हमारे हीप में से आइटम्स निकलते रहेंगे। तो एक काम करते हैं, अपना रिमूव मेथड इंप्लीमेंट करते हैं। तो रिमूव को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें बेसिकली करना क्या होगा, देखो यार हमारे पास में एक एरे है। अब इस एरे के अंदर से हमें रिमूव करने का मतलब क्या है कि हम उसके अंदर जो भी रूट एलिमेंट होगा, रूट एलिमेंट को अपने पास रख लेंगे, वही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसको तो हम टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डाल के छोड़ देंगे, भाई मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसका लास्ट एलिमेंट है इसके अंदर उसको हम बाहर निकालेंगे एरे से, उसकी पॉप प्रॉपर्टी को यूज करके, पॉप मेथड को यूज करके, जो इनबिल्ट मेथड है, और ये देखेंगे कि भाई जो मेरा ये एलिमेंट निकला है इसको मैं सही जगह पर पहुंचा दूं। ठीक है ना, इसको उठाकर मैं रख दूंगा सब उसकी जगह पर जो मेरे पास में रूट नोड था, और फिर उसके ऊपर एक ऐसा प्रोसीजर लगाऊंगा या ऐसा मेथड्स लगाऊंगा जो उसको धीरे 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 करके उसकी राइट पोजीशन पर पहुंचा देगा। ये बात क्लियर हो गई है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को अपने एरे में से रिमूव कर रहे हैं और उसको स्टिल एक हीप रहने दे रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो चलो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला क्या करेंगे, हम अपना जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको टेम्परेरी में डाल लेते हैं और उसके बाद पॉप करके एलिमेंट को रख लेते हैं किसी भी एरे से और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। तो हमारे पास में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा भाई साहब, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा एरे के अंदर वही होगा मेरे पास में मैक्सिमम एलिमेंट। ये तो हम क्लियर समझ ही चुके हैं, किसी भी हीप का जो रूट नोड होगा वो ही होगा और रूट नोड हमेशा क्या होगा, 0th पोजीशन पर होगा हमारे एरे के अंदर। ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमने लास्ट एलिमेंट यहां से निकाल लिया अपने एरे का, ठीक है ना। ये तो मैंने रख लिया, जब मैं रिटर्न करूंगा मैं इसी को मैक्स को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहाँ पर रिटर्न करूंगा, मैक्स को रिटर्न कर दूंगा। यहाँ से मैक्स मेरा रिटर्न हो गया। ये तो क्लियर है कि भाई मेरे पास में आ गया, लेकिन यार रिटर्न का मतलब ये थोड़ी नहीं है, हमें पूरा का पूरा एरे शिफ्ट करना पड़ेगा एक तरीके से। शिफ्ट ऐसा भी नहीं है कि मैं लिटरली जो है ना यहां से इस 90 को हटा दूं और उसके बाद मैं 50 लेकर आ जाऊं इसकी जगह पर 20, ऐसा तो नहीं होगा। लॉजिकली वे के अंदर हमें लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे 5 जो है वो 1 के बाद में आ रहा है, क्योंकि असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर तो यहां पर रखा हुआ नहीं है डेटा, यानी कि लॉजिकल वे के अंदर लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस 90 को तो यहां पर अपने पास प्रिजर्व कर ले रहा हूं कि मेरे पास ये वैल्यू है। उसके बाद क्या कर रहा हूं, इसमें से पॉप कर देता हूं लास्ट एलिमेंट को भाई, क्योंकि किसी भी एरे में से लास्ट एलिमेंट निकालना सबसे आसान काम है, शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे लास्ट एलिमेंट को यहां से मैं निकाल देता हूं। जैसे इसको मैंने यहां से निकाला, इसको उठाकर मैंने कहां पर रख दिया, 90 की जगह पर, यानी कि रूट पर रख दिया। और रूट पर रखते ही यहां पर क्या हो जाएगा, हीप की जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी खराब हो गई, क्योंकि हमेशा जो मेरा पेरेंट नोड होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा अपने चाइल्ड से। लेकिन जब यहां पर 5 आ जाएगा, 90 की जगह पर 5 आ जाएगा यहां पर, तो वो इसकी प्रॉपर्टी को वायलेट करेगा। तो हमें एक और मेथड बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, इस वायलेशन को चेक करेगा और इस 5 को इसकी राइट पोजीशन पर पहुंचा देगा, ठीक है। उसके बाद क्या जो हमारे पास में हीप बनेगा वो एक नेक्स्ट लेवल का हमारे पास में मैक्स हीप बनेगा, जिसके अंदर उसकी जो रूट नोड होगी वो हमेशा ही सबसे बड़ी होगी हमारे पूरे के पूरे हीप के अंदर, ठीक है ना। तो चलो यही काम हम आगे बढ़ते करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक कंडीशन यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास में जो अगर हम पॉप कर रहे हैं या इस जो भी काम कर रहे हैं, इसके बाद में हमारे पास में उसके अंदर कोई एलिमेंट बच भी रहा है, नहीं बच रहा। अगर कुछ बच ही नहीं रहा तो क्यों ऑपरेशन करें भाई, वही था, खत्म हो गया हमारे पास में, बाकी हम कुछ काम करेंगे नहीं। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी यहाँ पर, अगर मेरी जो वैल्यू है, वैल्यू जो मेरा एरे है, इसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तभी कुछ काम करो, अदरवाइज मत करना मेरे भाई, ठीक है ना। और वो जो काम करना वो क्या करना है कि भाई जो मेरा ये एंड का एलिमेंट था इसको मैं रूट पर डाल दूंगा सीधा। मैंने इस एलिमेंट को रूट पर डाल दिया, रूट को मैंने प्रिजर्व यहाँ पे करा ही हुआ है ऑलरेडी, इसलिए खोने का कोई डर नहीं है। तो यानी कि मैंने क्या करा, रूट पर अपना ये जो है लास्ट एलिमेंट है ये डाल दिया। अब एक मेथड मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा हमारे पास में इस एलिमेंट को, जो ये एंड वाला एलिमेंट है, इसको इसकी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचा दे। ये चीज क्लियर हो गई। तो क्योंकि हमने यहां पर नाम रखा था बबल अप, लेट से हम एक नाम रखते हैं यहां पर सिंक डाउन, एक मेथड बनाते हैं जो कि का काम क्या है, वो हमारा इस एलिमेंट को सही जगह पर पहुंचा देगा। तो एक काम करते हैं, दिस डॉट सिंक डाउन मैंने एक मेथड बना दिया है। सिंक डाउन मेथड के अंदर क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा और हमारे इस एलिमेंट को, जो ये एंड एलिमेंट है, इसको इसकी राइट पोजीशन पर पहुंचाएगा। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं क्या क्या इंप्लीमेंट करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंडेक्स, ठीक है। ये हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अपने एरे की एक लेंथ निकाल लेते हैं। भाई मेरे एरे की लेंथ क्या है, क्योंकि पॉप हो गया था एलिमेंट तो हमें अपने एरे की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो मेरी एरे की लेंथ जो है, हमारे पास में एरे की प्रॉपर्टी होती है वैल्यू डॉट लेंथ से हमने उसकी लेंथ निकाल ली। उसके बाद में इस पोजीशन पर, मतलब 0th पोजीशन पर जो हमने यहाँ पर अपना एलिमेंट डाला था उसकी वैल्यू रख लेते हैं अपने पास में एक वेरिएबल के अंदर। मेरे पास में मेरे वैल्यू आ गई है, 0th इंडेक्स पर वैल्यू होगी, वो मैंने रख ली है। अब एक काम करते हैं, अब एक लूप चलाते हैं जो कि तब तक चलता रहेगा जब तक मैं करेक्ट पोजीशन पर नहीं पहुंच जाऊं अपने एलिमेंट को लेकर, ठीक है ना। जो ये मेरा एलिमेंट है इसको मैं सही जगह पर नहीं ले जाऊं तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब ये तो पता नहीं है यार वो कहां पर होगा इसकी, यानी कि टर्मिनेशन कंडीशन तो नहीं है, तो यानी कि लूप कुछ इस तरीके का लगेगा जिसकी कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है, एंड वो लूप के अंदर घुसने के बाद ही उसमें से ब्रेक होकर के हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक व्हाइल लूप लगा देते हैं विद ट्रू, हम उसके अंदर इनपुट डाल देते हैं, यानी कि वो लूप हमेशा चलता रहेगा जब तक उसको ब्रेक ना करा जाए। तो व्हाइल जब तक ट्रू है चलते रहो मेरे भाई लूप के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो मेरा रूट एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड निकालना पड़ेगा। तो पहले लेफ्ट चाइल्ड निकाल लेते हैं।
तो लेफ्ट चाइल्ड कैसे होगा, जो भी मेरा इंडेक्स वैल्यू है जहां पर भी है हम अगर इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यानी कि 2 इंटू इंडेक्स प्लस में 1, ये मेरे पास में क्या हो गया, हमारे पास उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया। और उसका राइट चाइल्ड क्या होगा, सेम, बस इसके अंदर हमने 2 ऐड कर दिया तो इसका राइट चाइल्ड हमारे पास में निकल के आ गया है। इसके बाद में जो हमारे लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है, इनकी वैल्यूज भी हम प्रिजर्व कर लेते हैं अपने पास में टेम्परेरीली। तो मेरे पास में एक लेफ्ट चाइल्ड हो गया, उसके बाद में हमारे पास में लेट से एक ये राइट चाइल्ड भी हो गया, राइट चाइल्ड लिख लेते हैं इसको। इसके बाद में हमें जो एलिमेंट स्वैप करना है वो लिख लेते हैं, जिसको हम नल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ चीजें हैं, देखो इससे हमारे पास में लेफ्ट चाइल्ड की पोजीशन पता चल गई, लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू पता चल गई, राइट चाइल्ड की पोजीशन पता चल गई, राइट चाइल्ड की वैल्यू पता चल गई, स्वैप क्या करना है उसकी वैल्यू पता चल गई। ये हमने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। अब कुछ अपनी कंडीशंस चेक करते हैं, बेस्ड ऑन दोज कंडीशंस हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या होगी हमारे पास में, सिंपल सी बात ये देख लेंगे भाई, जो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स जो आ रहा है वो क्या मेरी जो लेंथ है, मेरे एरे की लेंथ है, उससे बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा होगा तो यार वो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, तो वो तो हम काम कर नहीं सकते थे। यानी कि सबसे पहली बेसिक प्राइमरी कंडीशन तो हमने ये लगाई दी है कि अगर हमारी लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स उससे बड़ा है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यानी कि कुछ भी काम करने के लिए वो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स जो है उसकी लेंथ से छोटा ही होना चाहिए, हमारे एरे की लेंथ से छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, कंडीशन लिखते हैं इफ लेफ्ट चाइल्ड इज लेस देन द लेंथ हमने ऊपर यहाँ पर निकाल ही लिया है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, अगर हमारे पास में लेफ्ट चाइल्ड है उसकी लेंथ छोटी है तो इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, तो भाई आप लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू तो देखो पहले, लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या है, मेरे पास लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स पता चल गया, तो अब लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू हमने ले ली, उस वैल्यू से इंडेक्स पर जाकर हमने उसकी लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू निकाल ली है। तो अगर मेरा लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पर एलिमेंट से बड़ा हुआ तो यानी कि मैं उस एलिमेंट को यहाँ पर स्वैप कर दूंगा, मतलब चेंज कर दूंगा। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूं कि अगर मेरा लेफ्ट चाइल्ड जो है वो मेरे पास में बड़ा है एलिमेंट से, तो एक काम करो आप स्वैप के अंदर उस वैल्यू को रख लो कि भाई मेरी ये वैल्यू जो है स्वैप होनी है जो कि इस इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है ना। मुझे पता चल गया कि भाई मेरी इस वैल्यू को इंडेक्स होनी है, लेकिन हमें साथ में क्या चेक करना पड़ेगा, हमें उसका राइट चाइल्ड भी देखना है, क्योंकि लेफ्ट और राइट के बीच में कोई रिलेशन तो होता नहीं, यानी कि मुझे दोनों के दोनों चेक करने, आइदर ऑफ में हो जाएगा, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, इससे भी कर लिया, लेफ्ट से भी कर लिया, राइट से भी कर लिया, फिर देखेंगे कि किससे स्वैप करना है। हो सकता है कि अभी हमने लेफ्ट देखा, लेफ्ट बड़ा है उस एलिमेंट से तो उसने वहां पर उसकी पोजीशन ले ली है, लेकिन राइट को निकालेंगे वो भी अगर उससे बड़ा हुआ, फिर हम देखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों ही बड़े हुए, तभी तो हम लेंगे ना उसमें से कौन से किससे का उसको स्वैप करना है। तो चलो वही चीज हम कर लेते हैं। अभी हमने उसका इंडेक्स यहाँ पर स्वैप वेरिएबल के अंदर डाल लिया कि मेरे भाई अगर आपका लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है एलिमेंट से तो स्वैप कर लेना इस एलिमेंट को, टेम्परेली देख लिया। अब राइट की साइड में चेक कर लेते हैं कि राइट में अगर हुआ ये सारा काम तो क्या होगा, ठीक है जी। राइट के अंदर भी एक सेम कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, भाई राइट का इंडेक्स कहीं बड़ा तो नहीं हमारी लेंथ से, अगर बड़ा नहीं है तो फिर भाई उसमें ऑपरेशंस करो। तो हमने ये चीज यहाँ पर चेक कर ली कि भाई राइट का चाइल्ड जो है मेरे पास में बड़ा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर क्या करेंगे, राइट चाइल्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। राइट चाइल्ड की वैल्यू मैंने निकाल ली, इसकी इंडेक्स वैल्यू से हिसाब से इसका इंडेक्स पोजीशन होगी, हमने उसके अंदर एरे के अंदर उस इंडेक्स पोजीशन पर जाकर उसकी वैल्यू को निकाल लिया। अब इसके अंदर ही वही कंडीशन चेक करनी है जो हमने यहां पर चेक करी थी। तो कंडीशन हमें किस तरीके से चेक करनी है, मान लो अगर मेरे पास में स्वैप जो है, स्वैप नल कब होता है मेरे पास में, जब हम इस कंडीशन में नहीं जाते, ठीक है ना। यानी कि उस टाइम पर हम क्या चेक कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर ये पता होता हमें कि जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड है वो छोटा है एलिमेंट से, यानी कि ये स्वैप नहीं करना था, ठीक है ना, ये स्वैप नहीं करना था, लेफ्ट चाइल्ड नहीं करना था। तो यानी कि हम सिर्फ उस कंडीशन में क्या चेक करते राइट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ राइट एलिमेंट की वैल्यू को चेक कर रहे होते, ठीक है ना। लेकिन अभी कंडीशन क्या है कि स्वाइप के अंदर लेट से उसके अंदर कोई वैल्यू आ गई है, तो यानी कि अब किस चीज का चेक और होगा, राइट चाइल्ड का जो चेक होगा वो लेफ्ट चाइल्ड से भी होगा। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है ना। यानी कि यहां पर दो कंडीशन लगेंगी। पहली कंडीशन तो क्या लगेगी, इफ जब मेरा स्वैप जो है नल है उस केस के अंदर क्या होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट का और राइट चाइल्ड का कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर यहां पर वैल्यू होती तो मुझे लेफ्ट चाइल्ड का, मतलब लेफ्ट जो चाइल्ड है इसका मुझे वैल्यू कंपैरिजन करना होता है। यानी कि यहां पर क्या करूंगा, दूसरी कंडीशन मेरे पास में क्या हो जाएगी भाई, जब मेरा स्वैप नल नहीं है, तो स्वैप मेरे पास में नल नहीं है, उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लेफ्ट चाइल्ड को भी कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिस टाइम पर मेरा स्वैप नल नहीं है तो मैंने क्या करा, राइट चाइल्ड को सीधा लेफ्ट चाइल्ड से कंपेयर कर लिया, क्योंकि भाई साहब अगर देखा जाए स्वैप के अंदर तो वहां पर उसी की वैल्यू होगी ना लेफ्ट चाइल्ड वाली, ये कंपेयर कर लिया। और यहां पर अब स्वैप क्या हो जाएगा मेरे पास में, वो हो जाएगा राइट चाइल्ड का इंडेक्स। ये चीज क्लियर समझ में आ गई। यानी कि जब ये वाली कंडीशन हुई तो मैंने क्या करा, सिर्फ स्वैप को चेक करा,
लेफ्ट चाइल्ड को चेक करा, ठीक है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे किसको चेक करा, यहाँ पर देखा मैंने, अगर मेरा स्वैप है यानी कि मेरे पास में लेफ्ट से कुछ नहीं मिला है तो राइट को सीधा सीधा एलिमेंट से कंपेयर कर लो। ये कंडीशन नहीं होती यानी कि जो एलिमेंट है वो अपनी सही जगह पर था, ये चीज क्लियर हो गई। अगर वो एलिमेंट है मतलब लेफ्ट जो है वो बड़ा है, उस केस के अंदर हम राइट चाइल्ड को लेफ्ट से कंपेयर कर ले रहे हैं, और उस केस के अंदर हमारे पास में स्वाइप के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वो राइट चाइल्ड वाली आ जाएगी। दोनों चीज मतलब तीनों कंडीशन चेक हो चुकी है। पहले लेफ्ट चेक करा, फिर देखा कि लेफ्ट नहीं है, ओनली राइट चेक करा, अगर वो भी नहीं है तो लेफ्ट और राइट दोनों हैं तो उस केस को भी चेक कर लिया। तो तीनों कंडीशनों से मेरे को पता चल गया कि भाई मेरे पास में कुछ भी स्वाइप करने के लिए है या नहीं है। तो यानी कि अगर मेरे पास में स्वाइप करने के लिए कुछ नहीं रहा, मतलब कि ना तो वो कभी इस कंडीशन में जाता ना वो कभी इस कंडीशन में जाता, यानी कि वो एलिमेंट अपनी सही जगह पर था, यानी कि उसके जो भी चाइल्ड थे वो चाइल्ड अपने सही पोजीशन पर हैं, वो सारे के सारे छोटे हैं अपने उससे जो एलिमेंट आया है नया, तो उस केस के अंदर हम उसमें से लूप में से बाहर निकल के आ जाएंगे। तो मैंने क्या करा, एक कंडीशन लगा दी कि जैसे ही अगर मेरे पास स्वैप मेरा नल है तो वहां से ब्रेक करके आ जाओ, अदरवाइज क्या करोगे आप, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन क्या लग जाएगी कि ये जो मेरा इंडेक्स था यहाँ पर, इस इंडेक्स पर मेरे जहां पर स्वैप होना है, यानी कि या तो राइट चाइल्ड का इंडेक्स या राइट चाइल्ड का इंडेक्स, वो जो है वहां पर चला जाए। ये बात क्लियर हो गई। और जहां से ये गया है, मतलब जिस जगह से ये गया है वहां पर ये एलिमेंट जो है हमारा वो जाके लग जाए। तो यानी कि यहां पर जो मेरे पास में जहां से स्वैप हुआ था उस पोजीशन पर जाके मेरा एलिमेंट चला जाए, जो उस एलिमेंट को बेसिकली राइट पोजीशन पर जाना था। और मेरा जो नया इंडेक्स है वो कौन सा हो जाना चाहिए, नया इंडेक्स हो जाना चाहिए जो स्वैप का इंडेक्स है, जिससे उसको चेंज करा गया, इसको इंटरचेंज करा गया है, वो मेरे पास में नया इंडेक्स हो जाना चाहिए। यानी कि मेरे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में नया स्वैप। ठीक है, लूप चलता रहेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी ये स्वैप नल मिलेगा वो लूप से बाहर आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई है। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे ट्री को चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव करते हैं, हम उसके अंदर उस एरे का लास्ट एलिमेंट को पॉप करके बाहर निकाल देते हैं, उसको हम रूट पर रख देते हैं, उसको हम उसके चाइल्ड के साथ धीरे धीरे 1 बाय 1 कंपेयर करते चले जाते हैं, और जहां भी हमें बेस्ट एलिमेंट मिल जाता है, बेस्ट पोजीशन मिल जाती है उसकी, उसको वहां पर जाकर छोड़ देते हैं। और इस तरीके से हमारा जो ट्री है वो प्रिजर्व रहता है एक हीप की फॉर्मेट के अंदर, और हमारा जो रूट पे नोड होता है वो हमेशा ही मैक्सिमम एलिमेंट होगा। मैक्स हीप के केस में अगर वो मिन हीप हुआ तो क्या होगा, उस केस के अंदर वो मिनिमम एलिमेंट होगा। ये चीज क्लियर समझ में आ गई है। तो इस तरीके से हमारा ये मेथड कंप्लीट हो गया है। रिमूव मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। तो चलिए अब इसको चला के देख लेते हैं। चला के देखने के लिए मतलब हम पहला एलिमेंट यहाँ से रिमूव करते हैं, हमने भी सारे इस ऑर्डर के अंदर डाला था। तो यानी कि रिमूव होने के बाद हमारा सबसे पहला एलिमेंट क्या निकलना चाहिए, सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें 90 है, 90 हमने सबसे लास्ट में डाला था। तो यानी कि जैसे ही मैं 90 जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, रिमूव मेथड को कॉल करूंगा, मेरे पास में यहाँ पर आना चाहिए 90 बाहर। बहुत अच्छा यार, हमारे पास में 90 आना चाहिए थे, 90 आया है हमारा, तुम देख भी सकते हो। वैसे बहुत प्यारा हीप बना हुआ है। एक और रिमूव करते हैं। एक और रिमूव करने का मतलब हमारे पास में आना चाहिए नेक्स्ट हाईएस्ट जो है इसके अंदर है 50, ठीक है ना। तो 50 आना चाहिए। बहुत अच्छा यार, 50 भी आ गया। इसके बाद एक और एलिमेंट यहां से रिमूव करके देख लेते हैं, आगे चल के देखते हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए। 20, बहुत अच्छा, 20 आना चाहिए, 20 आना चाहिए। इसके बाद आएगा हमारे पास 5, ठीक है, 5 देख लेते हैं चेक करके यहाँ पर। अब हमारे पास 5 आना चाहिए हिसाब से, तो बहुत अच्छे 5 आ चुका है। एक और एलिमेंट यहाँ से निकाल देते हैं। लास्ट एलिमेंट है हमारा ये 1 आना चाहिए, और इसके बाद ये 1 आ गया हमारे पास में। ये बहुत अच्छे से दिख रहा है हमें, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर के अंदर जैसा निकलना चाहिए वैसा निकला है। इसके बाद एक और एलिमेंट निकालेंगे तो एरर फेंकेगा, तो कॉर्नर केसेस बेटा चेक कर लेना, बहुत जरूरी है वो, कि हमारे उसकी लेंथ कितनी हो गई है, वो सब कुछ आ गया, वो सब कुछ बता दे, इंफॉर्मेटिव मैसेज दे दे। वो कॉर्नर केसेस आप चेक कर लेना। और इस तरीके से हमने अपना मैक्स हीप इंप्लीमेंट कर लिया है। इसके अंदर हमने ये देख लिया है कैसे हमारा मैक्स हीप एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर डेटा देता है, कैसे हम इसके अंदर ऐड करते हैं किसी भी हीप को, कैसे उसको हीपिफाई करते हैं, कैसे उसके अंदर एलिमेंट को रिमूव करते हैं, और किस तरह से उसको राइट पोजीशन पहुंचा देते हैं। वो पूरा का प्रोसीजर हमने इसके अंदर देख लिया है। तो इसी के साथ में डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके अंदर हमने सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम अब आगे प्रोसीड करेंगे एल्गोरिथम्स के अंदर, जिसके अंदर हम सारी की सारी एल्गोरिथम्स को 1 बाय 1 लेकर आने वाले हैं। तो इसलिए
हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके अंदर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा और भी ज्यादा बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लिटरेचर रेडी करने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बी विद योर पेरेंट्स, डू अ लॉट ऑफ कोडिंग एंड बाय बाय।